बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमने ज़रा टॉपिक डिस्कस करना है रेशियोज एनालिसिस का। इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें से तकरीबन हर दफ़ा आपके क्वेश्चन टेस्ट होता है और रिलेटिवली फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन बहरहाल आपको प्रूव करना पड़ता है इसमें जो आपको कमेंट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अच्छी खासी जो नॉलेज हो तभी आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपने देखने होते हैं, एक तो ये है कि आपने रेशो कैलकुलेट करनी होती है, दूसरा कैलकुलेट करके उसके ऊपर कमेंट भी करना होता है कि ये मैंने ठीक कैलकुलेट की या गलत कैलकुलेट की। आपके बिजनेस के हालात क्या चल रहे हैं। हम इंशाल्लाह ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में एक तो कैलकुलेशन सीखेंगे, रेशोज़ कैलकुलेट कैसे होती हैं, दूसरा इन रेशोज़ को कैलकुलेट करके उसके ऊपर कमेंट कैसे किए जाते हैं वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे। देखिए, रेशो एनालिसिस जो है, रेशोज़ बाद में 3 तरह से कैलकुलेट की जाती है। रेशो जो है वो 3 तरह से कैलकुलेट की जाती है, यानी इंटरप्रिटेशन जो है ये एक तो इसकी हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी वर्टिकल होती है और तीसरी रेशो एनालिसिस होती है। जो रेशो एनालिसिस है, एक तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और रेशो एनालिसिस। पहले देखिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये होते हैं कि हम सिंपल, फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट में जो सिंपल एनालिसिस होते हैं, जो उनकी ग्रोथ होती है, उसकी इंक्रीज या डिक्रीज को हर एक को शो कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल 2021 की 4 लाख है, 2020 में ये 5 लाख है, तो इंक्रीज आया 1 लाख का, तो हम 7% शो करते जाएंगे। सेल इस साल में इतने % बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल इतने % बढ़ गई, ग्रॉस प्रॉफिट इतने % बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने % बढ़ गए। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारा एनालिसिस होता है, उसमें सिंपल जो हमारे इंक्रीज या डिक्रीज है, इसकी परसेंटेज को शो किया जाता है और उसके ऊपर कमेंट किए जाते हैं। वो भी इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह से कमेंटिंग होती है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन इसकी रिलेटिवली आसान होती है। ये है कि जो आपका बेस ईयर होता है जो और जो आपका करंट ईयर होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा जो उसकी जो परसेंटेज है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें सिंपल हमने इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज शो करनी होती है, लेकिन आइटम वाइज हर एक, यानी इनकम स्टेटमेंट पूरी की हम परसेंटेज शो करेंगे। सेल इतने % इंक्रीज हुई, डिस्ट्रीब्यूशन इतने, पीबीआईटी इतने %, टैक्स इतने %, प्रॉफिट इतने %, उसी हर चीज़ की आपने परसेंटेज शो करनी होती है। तो इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस द सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोन। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे लिखें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस any increase or decrease percentage in all items of income statement and balance sheet are shown. ये आपको एक ओवर बर्ड आई व्यू देगा आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कि इस साल में आपके पास क्या ज़्यादा आया, क्या कम आया, राइट। जो दूसरा एनालिसिस होता है वो होता है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में हमने क्या करना होता है, वर्टिकल एनालिसिस में हमने
दोनों इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो है वो वर्टिकल एनालिसिस करनी होती है, लेकिन दोनों के अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं। वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट वुड बी, आप हर चीज की परसेंटेज सेल के साथ लेंगे। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, जीपी डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो वर्टिकल एनालिसिस में हम हर चीज की परसेंटेज विद द सेल शो करेंगे, क्योंकि मेन चीज तो जाहिर है इसमें इनकम स्टेटमेंट में सेल होती है कि हमारे एक्सपेंसेस सेल के कितने परसेंट है, कॉस्ट ऑफ सेल कितने परसेंट है, पीपीआईटी कितने परसेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट है, नेट प्रॉफिट कितने परसेंट है, टैक्स कितने परसेंट है, इंटरेस्ट कितने परसेंट है, हर चीज की परसेंटेज विद सेल शो की जाती है। इनकम स्टेटमेंट में वर्टिकल एनालिसिस वुड बी द परसेंटेज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट विद सेल। वर्टिकल एनालिसिस लिख लें कैसे, वर्टिकल एनालिसिस आर द परसेंटेज ऑफ all items of income statement with sale। दूसरे लफ्जों में ये हमें बताएगा कि हर आइटम ने सेल प्रोड्यूस करने में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन दिया, हर आइटम का सेल के साथ रिलेशनशिप क्या है, right? The relationship of every item with sale। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, यही एनालिसिस बैलेंस शीट में भी होगा, लेकिन बैलेंस शीट में चूंकि सेल नहीं होती तो यहाँ पर हर चीज का एनालिसिस, हर चीज की परसेंटेज एसेट के साथ ली जाएगी। तो वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट विल बी दैट द ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट परसेंटेज विल बी टेकन विद एसेट्स। इन बैलेंस शीट या इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन percentage of all items will be taken with assets। For example, current assets 1 लाख डिवाइडेड बाय सॉरी, ये जो टोटल एसेट्स हैं 2 लाख है हमारे, जो टोटल एसेट्स लिए जाएंगे इसकी परसेंटेज, इक्विटी की परसेंटेज टोटल एसेट्स के साथ क्या होगी, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता चल जाएगा ये मेरे टोटल एसेट्स के कितने परसेंट है। इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटीज की परसेंटेज, इसी तरह करंट लायबिलिटीज। अच्छा, फिर इंडिविजुअल आइटम्स के भी आप परसेंटेज, शेयर कैपिटल की परसेंटेज विद द एसेट्स, शेयर प्रीमियम की परसेंटेज, रिवैल्यूएशन की परसेंटेज, इस तरह से भी परसेंटेज ली जा सकती है। लेकिन कम से कम ये है कि आपके जो इनके टोटल्स हैं, टोटल्स की परसेंटेज उनके साथ शो करते हैं, राइट। तो वर्टिकल एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ ऑल आइटम्स इज टेकन विद सेल इन इनकम स्टेटमेंट and percentage of all items will be taken with the non-current asset in the balance sheet। Whereas horizontal में हम income statement of 1 year will be compared with the income statement of the next year, और दोनों के increase या decrease की percentage show की जाती है, right। ये उसमें आपके जो theory का point of view है उसके लिए ये चीज़ बेहतर है। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। सर एसेट्स या करंट एसेट्स या टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स के साथ। अच्छा जी, तीसरी चीज आ जाती है रेशियोज एनालिसिस। रेशियोज एनालिसिस जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके लेवल के ऊपर, जो ज्यादातर आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो रेशियोज एनालिसिस के तौर पर करवाई जाती है। देखिए, रेशियोज एनालिसिस में हमने डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करनी होती हैं, लेकिन उसका कोई भी इस तरह से लिंक नहीं था कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ की किसी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ ये रेशियो
ली जा सकती है कि ये इसका कितने परसेंट होगा, ये इसका कितने परसेंट होगा, यानी रैंडमली ली जाएगी यहाँ पर रेशोज। लेकिन उनका कोई ना कोई मकसद होगा कि हम मुख्तलिफ रेशोज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से कि हमें वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। तो जो रेशोज एनालिसिस हैं, रेशोज आमतौर पर 4 रेशोज कैलकुलेट की जाती है। नंबर 1 इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, profitability ratios. Number 2 is working capital ratio, working capital ratios. Number 3 is liquidity ratios. And number 4 is solvency ratios. Solvency ratio. इनको वन बाय वन हमने देखना चाहिए। सबसे पहले जी हम देखते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये रेशियोज प्रॉफिट से इनका ताल्लुक है ज़्यादा, यानी प्रॉफिट की रेशो विद सेल, प्रॉफिट की रेशो विद एसेट्स एटसेट्रा। तो प्रॉफिट की रेशोज में जो सबसे पहले रेशो कैलकुलेट की जाती है वो जीपी रेशो कैलकुलेट की जाती है। जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, फिर रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जीपी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसमें वैसे तो बहुत सारी रेशियोज कैलकुलेट की जा सकती हैं। एक्सपेंसेस की रेशियो विद प्रॉफिट सेल, एक्सपेंसेस की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशियो विद सेल, लेकिन जो बड़ी बड़ी रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं यहाँ पर वो जीपी रेशियो, एनपी, ROCE, ROE एंड रिटर्न ऑन एसेट। देखो व्हाट इज जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का मतलब है हमारा जीपी हमारी सेल का कितने परसेंट है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूज करूं, हमारा जो गिवन डाटा है, तो मेरा इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है कितना, 3 लाख का, और डिवाइडेड बाय मेरी सेल कितनी नजर आ रही है, 4 लाख की, 100, तो कितना की परसेंट आएगा, 75%, विच इज टू हाई बाय द। देखिए जो जीपी रेशियो होती है, जीपी रेशियो हमें बताती है हमारे डायरेक्ट प्रॉफिट हमें कितने मिले, यानी ये वो प्रॉफिट है जिससे नीचे हमारे बिजनेस को चीज नहीं बेचनी चाहिए। इससे नीचे हमारे बिजनेस को अगर चीज बेचेगा तो फिर वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हमें डायरेक्ट प्रॉफिट देगा। तीसरा प्रॉफिट किसी कंपनी का लैसिंग आपने एक इसमें कंपैरिजन किए जाते हैं, या प्रोडक्ट का किया जाता है, इंडस्ट्री का, या 2 सालों का आमतौर पर किया जाता है, या इंडस्ट्री के साथ किया जाता है कि हमारा जीपी, खैर ये तो बहुत हाई आ गया। आमतौर पर जीपी आपको परसेंटेज नजर आएगा 20%, 25%। लेकिन अगर इसका 75% नजर आ रहा है
और नेक्स्ट ईयर ये आपको नज़र आया 60%। इसका मतलब है कि आपने 2 साल का जीपी कैलकुलेट किया, 2020 में ये इतना था और 21 में 60 हो गया, या यहाँ पर 20% था, यहाँ पर 30% हो गया। तो हमने ये बयान करना होता है, बताना होता है कि हमारा जो जीपी है ये बड़ा या कम क्यों हुआ। हमारा ये जीपी, या फॉर एग्जांपल बाय द वे 2 तरह से कंपैरिजंस आते हैं, या तो 2 साल दे देता है, आपने दोनों सालों के जीपी कैलकुलेट करने तो वो तो आराम से कैलकुलेट होंगे। ऐसे दोनों सालों के जीपी को कंपेयर करके बताएंगे पिछले साल मेरा जीपी कम क्यों था, इस साल ज़्यादा क्यों है, या पिछले साल ज़्यादा क्यों था, इस साल कम क्यों है, कंपनी में क्या चेंजेस आई हैं कि उसकी वजह से ये हमारा चेंज आ गया। दूसरा, आपको अपनी कंपनी का आपने कैलकुलेट किया लेट्स अज्यूम 75%, और वो कहता है इसी कंपनी का जो बाकी कंपनीज हैं आपके, वो नॉर्मली इसका जो इंडस्ट्रियल रेशो होती है, इंडस्ट्रियल रेशो ये होती है, लेट्स अज्यूम आप शू फैक्ट्री में, शू इंडस्ट्री में, तो आप बांटें और जो इंडस्ट्री शू इंडस्ट्री है वो पूरी टोटल आ जाएगी। टोटल कहते हैं जो शू इंडस्ट्री का नॉर्मली जीपी होता है वो 60% होता है, और हमारा कितना आया 70%। तो ये दोनों कंपैरिजंस होते हैं, मतलब कंपैरिजंस के लिए फिर इंडस्ट्री का वो खुद दे देता होता है आपको कि इंडस्ट्रियल रेशियोज आर दिस मच। तो इंडस्ट्रियल रेशियो और आपने अपनी खुद कैलकुलेट करके दोनों को कंपैरिजन करना होता है। पर जो मेन चीज़ है, कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होती, दूसरी चीज़ आपको अवेलेबल होती है। जो मेन चीज़ है कि कंपैरिजन करने के बाद आपने उसके ऊपर कमेंट्स कैसे करने होते हैं, तो आपने कमेंट्स कैसे करने हैं वो जरा सुन लें। देखिए, जब आप अपना जीपी और इंडस्ट्री के जीपी को कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जीपी या बढ़ा है या कम हुआ। फॉरगेट अबाउट दिस कि बढ़ा या कम हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। देखिए, जब आप जीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीपी में कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं, एक सेल का फैक्टर और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल का फैक्टर। इसका मतलब है इसके ऊपर जो भी इफेक्ट हुआ होगा वो इसी एरिया में हुआ है, ठीक हो गया। इसका मतलब है अगर मेरा जीपी हाई नजर आ रहा है, पिछले साल जीपी कम था, इस साल जीपी ज्यादा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 फैक्टर हुए होंगे, या तो सेल बड़ी होगी या कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई होगी। अच्छा, इधर ही हमने बात नहीं खत्म करनी। फिर अगर सेल बड़ी हुई बतानी है तो अगर सेल वहां पर जा देखें दोनों सालों की चूंकि इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल होगी, यहाँ पर 4 लाख नजर आ रहा है, अगली साइड पर 6 लाख नजर आ रहा है। इसका मतलब है जीपी में जो मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूट हुआ वो क्या, हमारी सेल की बढ़ने की वजह से। अच्छा, फिर यहीं पर बंद ना करें, सेल बढ़ी है बता दी, क्यों बढ़ी है ये भी बताएं। आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप बताएं कि जो सेल है ये इस वजह से बढ़ी होगी, मुमकिन है हमने मार्केटिंग बहुत अच्छी की, हमारा एडवर्टीजमेंट जो है हमने बहुत अच्छा किया और उसकी वजह से ये बढ़ गई, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि मार्केटिंग की वजह से ये बढ़ी है, मार्केटिंग की वजह से ये बढ़ी, एंड मुमकिन है यहाँ से ये 4 लाख से बढ़कर अब और हमारी सेल होगी 5 लाख, तो फौरन जाकर नीचे जाएं एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर देखें, जाहिर है मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस नजर आ रहा होगा ना, कहीं पर आप मार्केटिंग एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग हमने कर दी 6 लाख रुपए की और हमारी सेल बढ़ी कितनी, सिर्फ 1 लाख रुपए की। तो आपने एक्सपेंस किया, सेल बढ़ी, लेकिन सेल बढ़ने से कहीं जो मैंने एक्सपेंस मार्केटिंग का वो इतना हैवी तो नहीं कर दिया कि जीपी तो बढ़ गया लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट नीचे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ गया था। तो किस किस वजह से बढ़ सकती है, मार्केटिंग की वजह से बढ़ सकती है, मैंने एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी की, मैंने प्राइसिंग बेहतर कर दी, मैंने पहले प्राइस ज़्यादा रखे हुए थे, मैंने प्राइस थोड़ा सा कम किया, सेल्स में डिस्काउंट्स ऑफर किए, मैंने प्रमोशन बहुत बेहतर की मैंने, उसकी सीजनल इफेक्ट्स आ गए, गर्मियाँ थी अब सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में बेहतर होता। मैंने थोड़ा सा प्लेस चेंज किया, पहले मैं आम लोगों में बेच रहा था या मैं आइसक्रीम पहले ठंडे इलाकों में बेच रहा था, अब मैंने आइसक्रीम कहाँ बेचनी शुरू कर दी, जाके गर्म इलाकों में बेचनी जाके शुरू। सीजनल इफेक्ट्स, फैशन के इफेक्ट्स, तो किसी भी इफेक्ट से जो आप समझ सकते हैं कि सेल बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पर तो कोई चीज़ नहीं है, वो ये मानते आपसे कि सेल क्यों बढ़ी, तो आप जो भी चीज़ फैक्टर समझती हैं कि ये सेल बढ़ने में मेरे कारआमद आया होगा, उसके हिसाब से आपने उसको बयान कर देना। लेकिन डोंट फॉरगेट कंपनी का नाम पढ़ लेना, ऊपर कंपनी ऊपर लिखी हो फर्ज करें फ्रिज की, और आप अपनी सेल बढ़ा दें सारे कपड़ों के हिसाब से, तो देखें कौन सी कंपनी नाम लिखा होगा,
कौन सी इंडस्ट्री है, तो उसके हिसाब से आप अपना बताएं कि ये सेल बढ़ने में ये फैक्टर्स इसमें आए होंगे। लेकिन ये कॉमन फैक्टर्स हैं जितने मैंने बयान किए हैं, ये तो किसी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर एक दो क्वेश्चन आए थे, उन्होंने बताया था कि ये चीजें की हैं उन्होंने। जी, अक्सर क्वेश्चन में ये होता है कि वो आपको बताता है कि इसमें फैक्टर्स ये फैक्टर्स हैं, आप इनके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप उनको यूज करते हुए कमेंट कर देते हैं आपको, फिर तो वो और आसान हो जाता है ना आपके लिए, वो फीड करता है आपको। दरअसल मेन वो ये चाहता है कि आपको पता है या नहीं पता चीज़ों। अच्छा जी, फिर दूसरा ये कि आपकी सेल, ये तो वो है जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि मुमकिन है आपके एसेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आपके एसेट की क्वालिटी बेहतर होगी, जिसकी वजह से ये एसेट आपके बढ़ गए। जिस एसेट की क्वालिटी बेहतर होगी तो प्रोडक्शन बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा सेल होगी आपकी, तो ये भी फैक्टर है। उसके लिए फिर आप फौरन जाकर बैलेंस शीट में जाए, बैलेंस शीट में जाकर एसेट के पोर्शन में जाकर देखें कि आपने एसेट जो पिछले साल एसेट्स कितने थे, इस साल एसेट्स कितने हैं। अगर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने नए एसेट खरीदे, नए एसेट ने भी कंट्रीब्यूट किया हो सकता है। लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसके साथ भी कि जाहिर है फिर एसेट खरीदे होंगे तो एसेट कहाँ से खरीदे होंगे, या शेयर्स नए इशू किए होंगे या लोन्स लिए होंगे आप, ठीक हो गए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लोन लिए, लोन से एसेट लिए, एसेट ने कहाँ कंट्रीब्यूट किया, सेल्स, ठीक हो। ये तो उसका पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन इसकी भी तो कॉस्ट है कुछ। ऐसा तो नहीं है कहीं कि मैंने एसेट लिए, एसेट ने मेरी सेल तो बढ़ा दी, लेकिन जिनसे एसेट लिए लोन से उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट इतना देना पड़ गया कि मेरा प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट हो गया। तो फिर ये फैक्टर भी साथ साथ बयान किया, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि इसे सारा लिंक पता है कि यहाँ से मैंने लोन लिया, लोन से एसेट लिए, एसेट ने यहाँ पर तो पॉजिटिव इफेक्ट दिया, लेकिन इसकी कॉस्ट है जो कि यहाँ पर नजर आ रही होगी, तो मुमकिन है वो बड़ा हो, वहां पर हमारे लिए उसने प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट किया हो 20,000 का, और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कितना, 30,000 का। इसका मतलब है ये कोई फायदे की बात नहीं है बल्कि घाटे की बात है, राइट। तो ये चीजें फैक्टर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बहन मुमकिन है कि आपने इंटरेस्ट 30,000 दिया, फायदा 20 हुआ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म फायदा आपको मिला, वो अगले साल में भी मिलेगा, मिलता रहेगा आने वाले दिनों में। मुमकिन इंटरेस्ट सिर्फ इस साल दिया आप, इस साल लोन वापस हो जाएंगे, अगले साल लोन नहीं होंगे, लेकिन फायदा होता रहेगा। तो ये फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ चीजें, चूंकि सामने तो कोई चीज नहीं, तो आप कोई भी चीज जो वहां पर बयान करें लॉजिक के साथ बयान करेंगे तो वो आपको उसको कंसिडर करेगा कि हाँ यार इसको ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का रिलेशनशिप्स का पता है। तो ये दिस इज मेनली अबाउट रिलेशनशिप्स, जो रेशियो के एनालिसिस है, दिस इज मेनली अबाउट रिलेशनशिप्स, कि आपको रिलेशनशिप्स का कितना पता है, इसके अंदर की जो चीजें, ठीक है। तो मैं जीपी को एक्सप्लेन कर रहा था कि जीपी अगर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है या कम हुआ नजर आ रहा है तो उनमें कौन से फैक्टर होंगे। अगर कम हुआ तो इसको सारे उल्टे फैक्टर है, सेल कम होगी, एडवर्टीजमेंट ठीक नहीं हुई, प्रमोशन ठीक नहीं हुई, प्राइसिंग ठीक नहीं हुई, क्वालिटी ठीक नहीं थी, एसेट पुराने थे, एसेट पुराने होने की वजह से प्रोडक्शन ठीक नहीं हुई, सेल ठीक नहीं हुई, सेल ठीक नहीं होगी तो हमारा जीपी भी उसी हिसाब से खत्म हो जाएगा जी, ठीक हो गया। दूसरा फैक्टर जी, आपने देखा सेल के ऊपर तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जीपी पड़ा है, तो इसका मतलब है फिर कौन सा फैक्टर होगा। फिर देखें पिछले साल आपको कॉस्ट ऑफ सेल कितनी नजर आ रही है और इस साल कितनी नजर आ रही है। एन मुमकिन है इस साल, पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 3 लाख नजर आ रही है, इस साल कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कितनी नजर आ रही है, 1 लाख। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की वजह से आपका जीपी बढ़ा होगा। तो आप बताएं कि हमारा जो जीपी है इसके ऊपर मेजर फैक्टर जो है कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने की वजह से हुआ है, यहीं पर बंद ना करें। फिर ये भी बताएं कि कॉस्ट ऑफ सेल क्यों बंद कम हुई होगी। कॉस्ट ऑफ सेल में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? मटेरियल इन्वेंटरी, जितनी पहले पड़ी थी प्लस जितनी खरीद ली माइनस जितनी पड़ी हुई है आपके पास। यानी कॉस्ट ऑफ सेल में अगर आप गौर करें तो मेनली क्या चीज है, या मटेरियल है या लेबर है या फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये 3 चीज ही होती है ना कॉस्ट ऑफ सेल में। तो आप कहें कि जो मेरा जीपी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है ये कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने की वजह से आपको नजर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कम है? एन मुमकिन है मैंने मटेरियल अच्छा खरीदना शुरू कर दिया है और अच्छी जगह से खरीदना शुरू कर दिया है जहां पर मुझे प्राइस बेहतर मिलना शुरू हो। पहले जैसे मैं जूते बनाता था तो मैं लेदर खरीदता था जर्मनी से, इटली से। अब वही लेदर मुझे लोकली अवेलेबल है तो मैं लोकल ले लेता,
ठीक हो गया जी। तो मेरे बहुत सारे जो ड्यूटीज बच गई, मेरे टैक्सेस बच गए, ट्रांसपोर्टेशन बच गई मेरी। या पहले मैं खरीदता था जर्मनी से, अब मैं खरीदता हूँ चाइना से। तो चाइना से मुझे एक तो सस्ता मटीरियल मिल जाएगा, दूसरा मेरी ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि मटेरियल तो उतने का ही है, मैं पहले भी जर्मनी से खरीदता था, अब भी मैं जर्मनी से ही खरीदता, लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस जो उसकी कस्टम ड्यूटीज की थी, टैक्सेस की थी, वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी। उसकी वजह से अब मुझे मटेरियल सस्ता पड़ना शुरू हो गया। तो जब मुझे मटेरियल सस्ता पड़ेगा तो जाहिर है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम शो होना शुरू हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो मेरा जीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर ये कम नजर आ रहा है तो यही चीजें उल्ट करती हैं। तो मेरा मटेरियल जो है वो महंगा मिल रहा है, पहले मैं लोकली मिल जाता था, अब यहाँ से नहीं मिलता, मुझे जर्मनी से खरीदना पड़ता, या मैं चाइना से खरीदता था, अब वहाँ से नहीं मिलता, या मटेरियल तो वही से है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन उसे सपोर्ट करें, उसका कहीं अगर बताया होगा उसने कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, वो सारे फैक्टर्स, या लीगल फैक्टर्स क्या हैं, वो सारे फैक्टर्स अगर क्वेश्चन में कहीं बयान किए हैं तो उन्हें आप भी डिस्कस करें। ठीक हो गया। तो जीपी को सिर्फ आपने देखें एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कितना मटेरियल, ये मैंने आपको बताया, आपने इतना नहीं लिखना, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि टाइम थोड़ा होता था। रेशियोज का क्वेश्चन अगर लेसियम 10-12 नंबर का आता है तो फिर तो थोड़ी सी डिटेल्स लिखें, लेकिन अगर आते ही 7-8 नंबर का तो फिर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स, बाकी के लिए भी आप इसी को आपने सम अप कर देना चाहिए कि जीपी हमारा जो है ये नज़र आ रहा है इतना, उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी बता देंगे कि कोशिश करें मटीरियल यहाँ से खरीद लें, या ये कि हम अपनी जो लेबर, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल में जो दूसरा फैक्टर है लेबर का भी तो फैक्टर होता है कि पहले मैं लेबर महंगी ले रहा था, अब मुझे पहले लेबर जो है ना वो गोरों से ले मिल रही थी, अब थाईलैंड से, श्रीलंका, पाकिस्तान की लेबर मिल गई, तो मेरी जो है वो लेबर उसकी कॉस्ट कम हो गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल में उसका भी तो फैक्टर होता है लेबर का। या ओवरहेड्स जो है वो मेरे कम हो गए, पहले बिजली का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था, तो उसके जो रेंट मुझे बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहे थे, जो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो थे महंगे थे, उसका भी फैक्टर वहाँ पर शो कर दिया। तो आप वहाँ पर बहुत मटेरियल आपके पास लिख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। दूसरी रेशो आप करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट ये भी ले सकते हैं, पीबीआईटी भी ले सकते हैं, पीबीटी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी प्रॉफिट ले रहे हैं वो जो आप समझते हैं कि मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रॉफिट के साथ रेशो जरूरी है, उसकी रेशो सेल के साथ लेके बयान करें। जैसे मुझे मैंने नेट प्रॉफिट लिया तो नेट प्रॉफिट मेरा जो है वो कितना है जी, 2,40,000 डिवाइडेड बाय ये कितना बनता है? नेट प्रॉफिट है 2 लाख। यस, मैंने 50%। वो टीसीए टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं लेना चाहिए नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट कितना? 50%, राइट। अच्छा, अगर आपने 50% लिया, आपका जीपी 75% था और आपके जो नेट प्रॉफिट है वो 50%, इसका मतलब है 25% दरम्यान में एक्सपेंसेस हैं आपके कहीं, तो आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़े। तो 50%, वैसे तो हमने ये काफ़ी हैवी किस्म की इनकम स्टेटमेंट बना ली, जिसने इतने हैवी प्रॉफिट्स आ रहे हैं और इतनी हैवी परसेंटेजेस आ रही हैं, इतनी परसेंटेजेस वैसे नहीं आती। लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन दिस, लेट्स जी आपका इस साल 50% है और पिछले साल ये जो था ये लेज़िम 60% था, पिछले साल ज़्यादा था, इस साल कम हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट आ गया होगा। इसका मतलब है, देखिए गौर करें, पिछले साल मेरा जीपी 75% था और मेरा पिछले जो जीपी था उसका पिछले साल 60% था, और इस साल क्या हो रहा है, मेरा एनपी जो है 50% है और पिछले साल ये कितना था, 60% था। मैंने आपने 60% हो नहीं सकता, कुछ और कर दो। 60% पिछले साल का वो भी रखो। वो ये 60% तो जीपी था ना पिछले साल का, हो सकता है वैसे। सर नेट प्रॉफिट और जीपी दोनों 60% है। हाँ ये है वैसे उसका दोनों को पिछले साल का। यस यू आर राइट। अच्छा जी, फर्ज कर लेंगे, वो कहता है जी मेरा जो 50% था ये अब बढ़कर कितना हो गया,
60%, और जबकि ये पिछले साल जो था ये 70% था। अच्छा, अब हुआ ये, वो कहते हैं आपका प्रॉफिट पिछले साल से कम हो गया जबकि जीपी आपका पिछले साल से बढ़ गया। देखिए ना, आपका जीपी जो है वो पिछले साल से बढ़ गया था लेकिन प्रॉफिट आपका कम हो गया। इसका क्या मतलब है, आपने सेल के ऊपर तो जोर लगाया, सेल तो बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर भी जोर लगाया, लेकिन ये जोर लगाते हुए आप भूल गए कि आपके दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। आपका इंटरेस्ट जो है वो एसेट खरीदने के चक्कर में ज्यादा पे करना पड़ गया, आपके एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ये आपको ज्यादा पे करने पड़ गए, या आपके टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट। बाकी सारी चीजें वही एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं और जीपी रेशो कैलकुलेट नहीं कर रहे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ एमपी कैलकुलेट करें, तो फिर इस नेट प्रॉफिट को भी एक्सप्लेन करने में पिछली सारी एक्सप्लेनेशन आ सकती है ना। नेट प्रॉफिट को किसने, सेल ने कंट्रीब्यूट किया, नेट प्रॉफिट ने किसने कैलकुलेट, कॉस्ट ऑफ सेल ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें एक्सपेंसेस का भी फैक्टर आ जाएगा उसमें, तो इसमें जी टैक्सेस का भी बिल्कुल फैक्टर आ सकता है। टैक्स पिछले साल गवर्नमेंट ने कम लगाए हुए थे, इस साल टैक्स रेट बढ़ा दिया उन्होंने, तो वो फैक्टर जो पिछले हैं वो भी एक्सप्लेन करें और साथ जो एक्सपेंसेस का फैक्टर है उसे भी डिस्कस कर देंगे आप, ठीक है कि? लेकिन एक्सपेंसेस का तल्लक इनके साथ है, लेकिन एक्सपेंसेस का ज्यादातर तल्लक अगर यहाँ पर है तो उनका तल्लक यहाँ पर किसी न किसी एसेट के साथ होगा, एसेट की डेप्रिसिएशन वगैरह यहाँ पर नजर आ रही होगी। इंटरेस्ट का तल्लक लोन्स के साथ है, यहाँ से लोन्स का इंटरेस्ट, और टैक्स का तल्लक जो है वो लीगल मामला यानी गवर्नमेंट के साथ है आपका। राइट, ब्लर हो गया या बंद हो गया? अच्छा, जो नेक्स्ट रेशियो है हमारी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जीपी और एनपी चूंकि सेम है, मिलते जुलते हैं, इसको आप इंशाल्लाह कर लेंगे एक्सप्लेन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? बिजनेस के अंदर हमने पैसे लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल फाइनेंस। बिजनेस में हमारा टोटल फाइनेंस कितना लगा? देखिए जो टोटल फाइनेंस होता है वो क्या चीज होती है जी? ये देखिए, ये फाइनेंसिंग, समझ देखो फुटे इधर पे, छोड़ दे बिना। फाइनेंसिंग क्या? मेरा अपना पैसा या लोगों का पैसा, ठीक हो गया। तो जो टोटल फाइनेंसिंग है यानी इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्योंकि इनका तल्लक ट्रेड के साथ होता है ना, इनका तल्लक ट्रेड के साथ। जो अवेलेबल पैसा होता है वो कौन सा होता है? ये और ये। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी आपसे वो पूछे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लोन्स। तो जो कहता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो प्रॉफिट कौन से लेने होते हैं? चूंकि इसमें लोन्स भी शामिल है, लिहाजा लोन्स का फैक्टर प्रॉफिट में कौन सा होगा? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट से पहले पहले वाला वो कौन से प्रॉफिट होंगे? पीबीआईटी। तो जब भी आरओसी कैलकुलेट करेंगे, आरओसी इज अबाउट पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अच्छा, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो देखें पीबीआईटी मेरे पास कितना है जी? 2,50,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जी मेरे पास? 180। क्या आंसर आता है जी इसका? ये मेरे को वैसे ये 60,000 होना चाहिए, क्योंकि लिखा वैसे 6 लाख ही था नहीं थे, लेकिन 2 लाख 60,000। तो 250 डिवाइडेड बाय 138, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी रेशो आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी रेशो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने की 138 जैसे आ रही। अच्छा, 138 का क्या मतलब है कि अगर मैंने 1 रुपया लगाया है,
अगर वैसे 138 नहीं आना चाहिए, 138 100 से मल्टीप्लाई नहीं, इससे 1.38 का 1.38 1.38 परसेंटेज में भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। ये रेशो आपको ये बताएगी कि अगर मैंने 1 रुपया लगाया, ये क्या पैसे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया, मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, मैंने पैसे बिजनेस में लगाया कितना और उसके अगेंस्ट कमाया कितना। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये मुझे बताएगा कि अगर मैंने 1 रुपया इसमें लगाया है, 1 रुपया लगाने के बाद मुझे मिल कितना रहा है, 1 रुपये 38 पैसे। मुझे हर $1 इन्वेस्ट करने के बदले में इतने पैसे मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी अगर कम या ज्यादा है तो इसमें भी जाहिर है कौन कौन से 2 फैक्टर्स होंगे, या प्रॉफिट का फैक्टर है या लोन्स का कैपिटल एम्प्लॉयड का फैक्टर है। अगर तो ये ज्यादा आ रही है इसका मतलब है ये प्रॉफिट ज्यादा होंगे। किसकी वजह से ये ज्यादा आ रही होगी, लाजिम इस साल 1.38 है, पिछले साल ये 1 थी, इसका मतलब है मुझे 0.38 ज्यादा मिल रही है। 0.38 क्यों ज्यादा हुई होगी, जाहिर है या प्रॉफिट ज्यादा हुए होंगे या शायद ये कम हुआ होगा, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे ना इसमें। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट के ज्यादा होने की वजह से है तो वो सारी एक्सप्लेनेशन जो हमने पहले दी है वो सारी के सारी इसमें आ सकती है। तो प्रॉफिट की या सेल की वजह से होगी या कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से होगी या शायद मैंने एक्सपेंसेस मैनेज कर लिए होंगे, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से ये मेरी परसेंटेज बढ़ गई। ठीक हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि शायद प्रॉफिट के ऊपर तो उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जो लोन्स थे वो मैंने पे कर दिए। मैंने जब लोन्स पे किए तो मेरे लोन्स कम शो होंगे और जब कम शो होंगे तो जाहिर है मेरा सादी डिनोमिनेटर यहाँ पर शो होगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये है अगर ये आपने लोन पैसे कमा के वापस किए, पैसे कमा के वापस किए तो फिर ये अच्छा साइन है। लेकिन बात का ये होता है कि आपको लोन्स चाहिए थे और आपने एसेट्स बेचकर वापस कर दिए तो फिर ये फैक्टर अच्छा नहीं। तो ये भी ध्यान रखना चीजें कि ये लोन वापस जो हुए ये कहाँ से मैंने वापस लोन किए। ऐसा तो नहीं है कि एक लोन लेके अगला लोन वापस कर दिया तो फिर तो लोन खैर बड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपके लोन कम नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ एसेट भी कम नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है मुमकिन है एसेट्स बेचकर मैंने लोन्स वापस कर दिए, तो विच इज नॉट अ गुड साइन। मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बड़ी हुई नजर आएगी लेकिन एन मुमकिन है कि ये पॉजिटिव ना हो बल्कि नेगेटिव। अच्छी बात हो गई जी। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल इसी से मिलती जुलती रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी हमने सेम चीज, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में अब हमने प्रॉफिट कौन से लेने हैं, नेट प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसमें सिर्फ इक्विटी ली जाएगी, यानी ये बताएगा मेरा अपना पैसा जो मैंने लगाया वो लगाने के बाद मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट कितने जी, नेट प्रॉफिट 2 लाख और डिवाइडेड बाय इक्विटी 120 1.67। ये क्या बता रहा है मुझे, अगर मैं अपना पैसा सिर्फ देखूं तो मुझे अपने पैसे के ऊपर जो मुझे पैसे वापस मिल रहे हैं वो 1 रुपए के बदले में मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं 1.67। अगर मैं 1 रुपया अपना लगाता हूं तो उसके बदले में मुझे 0.67 ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, which is good sign थी। तो जाहिर है इसका मतलब है इसकी भी एक्सप्लेनेशन, अगर ये इस साल कम है अगले साल ज्यादा नजर आ रही है तो इसकी भी सेम एक्सप्लेनेशन, या तो नेट प्रॉफिट बढ़ने की वजह से होगा या इक्विटी के कम होने की वजह से होगा। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सारी एक्सप्लेनेशन पिछले वाली दे दे, जो हमने पूरी एक्सप्लेनेशन दी वो सारी की सारी यहाँ पर भी चल जाएगी। और इक्विटी अगर कम हो रही है तो इक्विटी क्यों कम हुई होगी, जाहिर है या तो इक्विटी कम हुई होगी कि हमने शेयर जो है वो बायबैक कर लिए, वापस दे दिए। दूसरा ये है एम मुमकिन है रिटेन्ड अर्निंग्स कम होने की वजह से मैंने डिविडेंड ज्यादा पे की। जब डिविडेंड ज्यादा पे किए होंगे तो जाहिर है डिविडेंड्स, एक तो मेरा शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर बढ़ेगा, विच इज गुड साइन कि शेयर होल्डर्स कम होने के बाद सॉरी डिविडेंड्स पे करने की वजह से मेरी इक्विटी कम नजर आएगी। इक्विटी कम होने की वजह से ये मेरे इक्विटी का फैक्टर कम होएगा और जब ये कम होगा तो ये मजीद बढ़ेगी। मजीद बढ़ने की वजह से मेरा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ज्यादा हाई नजर आ रहा होगा। तो एक तरफ तो
मेरे डिविडेंड की वजह देने की वजह से मेरे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा और दूसरी तरफ मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाई नजर आ रही होगी, राइट। या दूसरा ये है कि एन मुमकिन है मेरी रिवैल्यूएशन जो थी पिछले साल यहाँ पर नजर आ रही थी, मैंने ये रिवैल्यूएशन यूज कर लिया रिजर्व किसके लिए, बोनस शेयर देने के लिए, तो मैंने यहाँ से बोनस शेयर दे दी, तो ये भी खत्म हो रहा है और ये भी खत्म हो रहा है, लेकिन डिविडेंड देने की वजह से, तो वो यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट देगा रिटर्न ऑन इक्विटी में। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है, ये भी बहुत ज्यादा कम नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ ना कुछ रिजर्व्स होने चाहिए, हमारे पास रिजर्व्स पड़े हों ताकि हम उन रिजर्व्स को यूज कर सकें, ताकि आगे यूज कर सकें हम उसमें। तो ये इन रिजर्व्स को भी आपने ध्यान रखना है कि ये अगर इक्विटी रिटर्न अर्निंग्स के बहुत कम होने की वजह से आ रही है तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है, इसको भी बहुत कम नहीं जाना चाहिए, राइट। कर लेंगे भी इसको भी एक्सप्लेन, नेट प्रॉफिट अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। इसी तरह जी रिटर्न ऑन एसेट है, तो रिटर्न ऑन एसेट भी वंस अगेन ये एसेट्स के साथ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये नेट प्रॉफिट के साथ भी ले सकते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ भी ले सकते हैं, यानी पीबीआईटी के साथ भी ले सकते हैं इसकी परसेंटेज। तो नेट प्रॉफिट लेस हम नेट प्रॉफिट के साथ इसकी परसेंटेज लेते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने थे, 2 लाख। तो इसका मतलब है हम 1 रुपए के एसेट लगा के 1 रुपए ही कमा रहे हैं। हमारा हर एसेट जो है ये हमें बताएगा कि हमारे एसेट कितनी एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, हमारे एसेट्स कितने एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। कि अगर हमने एसेट में 1 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे 1 रुपया वापस भी ला के दे रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी इसमें भी परसेंटेज अगर आपने देखना हो कि अगर ये हाई या लो है तो उसकी वजह क्या होगी, या तो जाहिर है प्रॉफिट बड़े होंगे या एसेट खरीदे होंगे या कम होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एसेट का कम होना है वो कोई अच्छा साइन नहीं होगा। एसेट के कम होने का क्या मतलब होगा, हमने अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया। एसेट बेचने की वजह से अगर आपके रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा। ये पॉइंट कहीं पर लिख लें कि अगर एसेट रिटर्न ऑन एसेट है वो कम हो रही है या बढ़ रही है, हमारा रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है लेकिन एसेट के कम होने की वजह से बढ़ रहा है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर हमने नॉन करंट एसेट बेचना शुरू कर दिए हैं तब। राइट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये। आई होप के मैंने कोशिश की है कि इनका मैं जो मैक्सिमम आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं नॉर्मली, अगर ये जितनी मैंने बातें की हैं इनमें से याद रहेंगी ना चीज़ें, तो आपके लिए लिखने के लिए बहुत मटेरियल मिल जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपको वहाँ पर लिख दें चीज़ें, इनको 1 बाय 1 बस एक्सप्लेन करते जाए, यही करना होता है वहाँ पर जाकर। आपने वो कमेंट्स मांगता है तो कमेंट्स फॉर एग्जांपल कहता है कि इनमें से वो सारी रेशोज नहीं पूछेगा आपसे, वो बता देता है जी ROCE कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों में से कोई कैलकुलेट करते हैं या इन दोनों में से कोई, ठीक है। फिर आपने ये कैलकुलेट करके सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है कि प्रॉफिटेबिलिटी में, और 1 बाय 1 कमेंट करते जाएं। इसी तरह जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रेशो पढ़ेंगे तो ये जो टॉपिक है ये ऑनलाइन भी एक्सप्लेन करना आसान है। इसको हम इंशाल्लाह आज तो नहीं, आज तो मैं अभी लाहौर निकलूँगा, लाहौर कल लेकर हम इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई क्लास रखेंगे शाम को। उसमें जो बाकी सारे रेशोज हैं ना, वो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे वीकेंड के ऊपर हमारा रेशो का पूरा टॉपिक जो है ना ये ख़त्म हो जाए। अगर ये रेशोज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है ना वीकेंड के ऊपर, तो हमें अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी, फुल फ्लैश टॉपिक हमारा खत्म हो जाए, और ये हो सकता है बड़े आराम से टॉपिक। और इसमें से अच्छा खासा टेस्ट होता है क्वेश्चन, यानी कि 20-20 नंबर का क्वेश्चन भी टेस्ट हुआ होगा इसमें से, 16 नंबर 12 नंबर। इसीलिए कहते हैं कि वो एग्जामिनर भी कहता है कि ये फ्री के मार्क्स हम देते हैं, कि ये बच्चे को हम वो एक होते हैं ना कि बोनस देना बच्चे को, तो इट्स अ काइंड ऑफ बोनस फॉर यू पीपल। इसमें लेकिन जो चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि फार्मूला ज़रा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। वैसे तो खैर देखें ना, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फार्मूलाज होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट, ये तो खैर खुद ही दोनों सेल्स के साथ परसेंटेज में याद रहेंगे। चलिए इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन करेंगे और कल या आज भी हो सकती है क्लास, अगर मैं टाइमली पहुंचता हूँ लाहौर तो, लेकिन वो फिर 8-9 बजे होगी क्लास हमारी। सर कल ले लेते क्लास, आज ले लेते, कल इंशाल्लाह इसको एक क्लास फुल फ्लैज देखना लंबी, तो एक ही दिन में भी ये ख़त्म हो सकती है। बात ये सबसे ज़्यादा इशूज इसी के जी।